सभी का स्वागत है। अगर चैनल को आपने लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से पहले कर दो वीडियो को लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, जिससे कि आगे तक ये वीडियो पहुंचे और सब लोग इन चीज़ों को आसानी से समझ पाएं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे, आज हमने सम और विषम संख्याएं आपको पढ़ा दी थी, जो कि प्लेलिस्ट में हैं और आप प्रीवियस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दूं, अगर आप नए जुड़े हैं तो आपके लिए एक मौका और भी है। आप आसानी से यहाँ पर आज नंबर सिस्टम को मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो चलो देखते हैं, भाज्य संख्याओं के बारे में बात करते हैं। जनरली हम ये जानते हैं कि भाज्य संख्याओं की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो भाज्य संख्या जनरली हम एक तरीके से जानते हैं कि जो संख्याएं दो से डिवाइड हो जाती हैं बोलते हैं, और जो डिवाइड नहीं होती किसी से, उनको अभाज्य बोलते हैं। तो इसके आधार पर थोड़ी सी एनालिसिस हम करेंगे। जिस तरह के प्रश्न एग्जामिनेशन में आते हैं उन्हीं प्रश्नों को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं भाज्य संख्याओं के बारे में बात करता हूं। और भाज्य संख्याओं को आप दूसरे नामों से भी जानते हैं, जिस नाम को आप बोलते हैं यौगिक संख्याएं। इनको यौगिक संख्याओं के नाम से भी जाना जाता है, या फिर आप इनको कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। कंपोजिट नंबर भी इनका दूसरा नाम है। तो ये सब एक ही है, चाहे यौगिक बोले, चाहे वो भाज्य बोले, चाहे वो कंपोजिट नंबर बोले, सब चीज सेम है। तो यौगिक, भाज्य और सम सब संख्याओं के बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो पहले भाज्य संख्याओं की प्रॉपर्टी समझते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है, जिस संख्या के गुणनखंड, फैक्टर क्या हो, एक और स्वयं को छोड़कर अन्य भी हो। यानी एक और स्वयं को छोड़ दो, इसके अलावा अगर उसका कोई और फैक्टर है तो उसको आप भाज्य कहते हैं। जैसे आपने कहा 8, देखो 8 1 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है, लेकिन साथ साथ में वो 2 और 4 से भी डिविजिबल है। तो ऐसी संख्याओं को भाज्य कहा जाता है। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि अगर मैं भाज्य संख्या की बात करता हूं तो आप ये भी समझ सकते हैं कि भाज्य संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं जिनके कम से कम, मिनिमम 3 फैक्टर हो, 3 गुणनखंड हो। यानी ऐसी संख्याएं जिनके कम से कम 3 हो। 3 में कौन सा? एक तो खुद A1 और सेल्फ और अनदर वन। तो उन संख्याओं को यौगिक कंपोजिट नंबर कहा जाता है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। जिन संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या कम से कम 3 हो, उन सभी संख्याओं को आप भाज्य संख्याएं, यौगिक संख्याएं या कंपोजिट नंबर के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ एक चीज मैं आपको बता दूं, इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई हम बात करेंगे 4 ऑपरेशंस पर, जैसे कि ऑपरेशन 1 प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये 4 ऑप्शन पर सवाल निकलता है। तो यहां पर होता है कि 2 भाज्य संख्याएं, 2 कंपोजिट नंबर का योग, गुणा, भाग, जमा क्या होता है, या फिर आप कह सकते हैं क्या ये 2 अभाज्य संख्याएं, 2 भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर, यौगिक नंबर कौन सी प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं, क्या एक क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं? तो देखते हैं। सबसे पहले हमने किया 2 भाज्य संख्याओं के बारे में, हम प्लस की बात करते हैं। तो 2 भाज्य संख्या कौन सी होती हैं? हमने कहा 4 और 8। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो क्या मिलता है? 12, जो कि खुद भाज्य है ना? आपने कहा 2 भाज्य संख्याओं को जोड़ने पर आपको भाज्य संख्या प्राप्त हो रही है। नहीं, यहां पर तो क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी सेट है, सही चल रही है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटी यौगिक संख्या 4 है। 2 मत लगा देना, 2 इवन नंबर है। ओके, तो 4 + 8 की हम बात करते हैं तो 12। ओके, तो यानी भाज्य है और सम भी है। तो अभी तक तो यही था। ओके, आपने कहा चलो सर एक और देख लेते हैं, 3 + 9 दोनों भाज्य हैं, 9 + 8 बराबर 17। ये तो भाज्य नहीं है। आपने देखा ये तो भाज्य नहीं है, ये तो कंपोजिट नहीं है। अगर 9 और 8 को जोड़ा जाए, ये तो कंपोजिट नहीं हुआ, ये तो यौगिक संख्या नहीं हुई, क्योंकि 17 तो अभाज्य संख्या है। जैसे आपने और नंबर ले लिए, द लॉट्स ऑफ नंबर, यानी अगर आप 2 भाज्य संख्याओं को जोड़ते हैं तो आपको भाज्य संख्या भी मिल सकती है, और अगर 2 आप भाज्य संख्याओं को ऐड करते हैं तो आपको अभाज्य संख्या भी प्राप्त हो सकती है। समझ रहे दोनों बातों को? तो यहां कोई फिक्स नहीं है, तो एक क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। सम भी आ सकती है, विषम भी आ सकती है। क्लियर? सेम हम घटाने की बात करते हैं। अगर मैं घटाने की बात करता हूं तो सेम यहां पर लगाओ। अगर मैं 4 घटाता हूं तो यू विल गेट 4 भाज्य। लेकिन अगर मैं आपको कहूं
कि भाई मैंने 9 में से 8 घटा दी, यू विल गेट 1, जो कि ना भाज्य ना भाज्य है। तो यहां पर भी क्लोजर प्रॉपर्टी लागू नहीं होती है। यानी इन दोनों केसेस में आपने देखा कि कोई प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी लागू नहीं हो रही है, और दोनों बिंदुओं का योग ना ही तो सम है ना ही विषम है, ना भाज्य ना भाज्य। तो यहां तक ये दोनों संख्या को प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करती हैं। सेम कंडीशन हम बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन की। अगर मैं दो भाज्य संख्याएं लेता हूं, जैसे मैंने लिखा 4 और 8, दोनों की मल्टीप्लाई करो तो 8 चौक 32, तो मोटी संख्या भाज्य संख्या प्राप्त हो रही है। मैंने कहा 9 गुणा 8, 9 8 72, ये भी भाज्य संख्या प्राप्त हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि अगर दो भाज्यों को, दो कंपोजिट नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको हमेशा कंपोजिट नंबर ही प्राप्त होगा। यानी दो भाज्य संख्याओं की गुणा सदैव भाज्य होगी, दो यौगिक संख्याओं की गुणा सदैव यौगिक होगी। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कंपोजिट नंबर ऑलवेज बी कंपोजिट। और अगर ऐसी चीज मिल जाती है कि जब दोनों संख्याएं एक ही प्रॉपर्टी की हों और वो सेम प्रॉपर्टी का रिजल्ट ऑब्टेन करें या सेम रिजल्ट ऑकर करें, तो हमेशा, या प्रोड्यूस करें, तो हमेशा उस प्रॉपर्टी को क्लोजर प्रॉपर्टी बोला जाता है। दैट इज क्लोजर। याद रहेगा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? वेरी गुड। तो यानी अगर दो भाज्य संख्याओं की गुणा करते हैं तो हमेशा भाज्य संख्या ही प्राप्त होगी। सेम कंडीशन करते हैं, नमस्कार राखी जी, सेम हम बात करते हैं डिवीजन पर। अगर मैं डिवीजन की बात करता हूं तो बहु भाज्य संख्याओं का डिवीजन क्या होता है? ओके लेट्स सी, आपने 8 में 4 का डिवाइड कर, दोनों भाज्य हैं तो 2 मिला, लेकिन अब क्या, अगर 9 में मैं 4 का भाग करूं, इट्स नॉट डिविजिबल। तो यानी ये प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं होती है। तो अगर मैं भाज्य संख्याओं की विशेषता बात करूं तो आपको सिर्फ एक चीज समझ में आई कि दो भाज्य संख्याओं पर क्लोजर प्रॉपर्टी लग सकती है। कब? जब, यानी समवर्क नियम कब लगता है? सिर्फ गुणा में। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ना ही तो जोड़ में काम करती है, ना ही घटाने में, और ना ही भाग में। तो ये आपको चारों पॉइंट क्लियर हुए, क्योंकि एग्जामिनेशन में अधिकतर आपसे इसी तरह से सवाल पूछे जाते हैं कि दो भाज्य संख्याओं का योग सदैव क्या होगा, दो भाज्य संख्याओं का घटाना सदैव क्या होता है, दो भाज्य संख्याओं की गुणा सदैव क्या होती है, या दो यौगिक संख्याओं का भाग सदैव क्या होगा, और आपको सही गलत चूज करना पड़ता है। तो ये समझ में आ गया। बात करते हैं अभाज्य संख्याओं के बारे में। अब ये अभाज्य संख्याएं क्या हैं? तो यहां पर एक सवाल और उठता है। अब तक तो अपने कंपोजिट पढ़ा, अब ये इनको प्राइम नंबर बोलते हैं, दीज नोन एज प्राइम नंबर। अब ये प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर की सबसे खूबसूरत बात क्या है कि जो संख्याएं एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी संख्या से भी विभाजित नहीं होती, उनको अभाज्य कहते हैं। जैसे 5, 7, 11, 3, 23। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी थी? 2। अब इसका नियम क्या, उसको समझने की कोशिश करना। मैंने कहा अभाज्य संख्या, दैट इज प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या की प्रॉपर्टी क्या है? मैंने कहा 3 है, 5 है, तो इसका मतलब सीधा होता है कि अभाज्य संख्याओं के केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होंगे। कम से कम भी इतने ही होंगे और ज्यादा से ज्यादा भी इतने ही होंगे। 2 के गुणनखंड 2 होंगे, 5 के गुणनखंड भी 2 होंगे। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं राखी, एक चीज क्लियर हो जाएगा। दो अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड हमेशा 2 होंगे। प्राइम नंबर के फैक्टर एग्जैक्ट 2 होंगे, ना कम ना ज्यादा। जैसे आपने कहा 2 सबसे छोटी प्राइम संख्या है, तो आपने देखा या तो वो 1 से कटता है, 2 से कटता है ना। आपने कहा 3 को देखो, या तो वो 1 से कटेगा, 3 से इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। तो प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि उसके एग्जैक्ट 2 ही फैक्टर हो सकते हैं। दैट्स इट। इज इट क्लियर? तो आपने 2 चीजें पढ़ी अभी। एक पढ़ा आपने यौगिक यानी कंपोजिट नंबर, एक पढ़ा आपने अभाज्य संख्या। और यौगिक नंबर की प्रॉपर्टी क्या देखी आपने प्रीवियस में? यौगिक नंबर की प्रॉपर्टी क्या देखी? हाँ, 3 अभाज्य। तो आपने क्या प्रॉपर्टी देखी कि इसके कम से कम 3 फैक्टर होते हैं। कम से कम 3 फैक्टर होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? यौगिक यानी कंपोजिट। और अगर उसके एग्जैक्ट 2 फैक्टर हैं उसको बोलेंगे प्राइम नंबर। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? तो यहां पर हम बड़े कंफ्यूज होते हैं एक को लेकर के। दैट इज, एक क्या है? तो एक ना ही तो अभाज्य है और ना ही भाज्य। तो इसको किसी भी ग्रुप में नहीं रखा जाता है, ना ही अभाज्य में और ना ही भाज्य में। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल, अगर एक संख्या के 2 फैक्टर हैं तो वो क्या है? वो अभाज्य है। लेकिन एक का तो एक ही फैक्टर है, बस एक। और अगर उस संख्या के 3 फैक्टर हैं तो वो अभाज्य, लेकिन एक का तो एक ही है। तो ये दोनों में से किसी की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता।
इसलिए एक ना ही अभाज्य संख्या के रूप में माना जाता है और ना ही एक भाज्य संख्या के रूप में माना जाता है। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? इसलिए इसको एक को ना प्राइम, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, इसलिए इसको ऐसा बोला जाता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी बात कर लेते हैं, जो हमने भी बताई थी आपको प्रॉपर्टीज, वो क्या है, लेट्स सी, उन प्रॉपर्टीज को भी देख लेते हैं। मैंने कहा हमेशा 4 प्रॉपर्टीज पर ऑपरेशन आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है इन पर। तो मैंने कहा 2 प्राइम नंबर्स विद एडिशन क्या करेंगे, नहीं 2 अभाज्य संख्याएं प्लस के साथ क्या आप प्रोड्यूस करेंगी, माइनस के साथ क्या बताएंगी, मल्टीप्लाई के साथ क्या बोलेंगी और डिवाइड के साथ क्या बोलेंगी। तो मैंने देखा ओके, तो लेट्स सी और समझते हैं सवाल को। तो मैंने कहा 2 प्राइम नंबर है, 2 + 3, आपने इन दोनों को जोड़ा तो आपको हमेशा प्राइम नंबर मिला। लेकिन अगर मैं 3 में 5 जोड़ता हूं तो क्या मिलता आपको 8, अब तो प्राइम नहीं मिला। हाँ, आगे जितनी भी संख्याएं होंगी, आगे जितनी भी संख्या वो सब आपको इवन आंसर देंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उसके साथ 2 जुड़ जाता है तो वो उसको ऑड बना देता है। तो हम कह सकते हैं कि 2 प्राइम नंबर का सम हमेशा प्राइम नंबर नहीं होता, या 2 प्राइम नंबर का सम हमेशा ऑड नहीं होता, 2 प्राइम नंबर का सम हमेशा इवन नहीं होता, ये कुछ भी हो सकता है। सेम प्रॉपर्टी फॉलो होती है नेगेटिव पर, घटाने पर। तो आपने कहा 3 में से आपने 2 घटा दिए, दोनों प्राइम नंबर थे, आपको मिला 1। अब 1 ना ही तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, तो ये प्रॉपर्टी भी फेल हो जाती है। बात करते हैं मल्टीप्लाई की। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 प्राइम नंबर ऑलवेज बी व्हाट, तो आपने 2 में 3 का गुणा किया, 3 दूनी 6। आपने 3 में 5 का गुणा किया, 3 5 15। आपने, गुड इवनिंग टू एवरीवन, आपने 7 में 9 का गुणा किया, 9 7 63। यानी आप क्या देख पा रहे हैं, आपने देखा कि प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन कभी प्राइम नहीं होगा। अगर आप 2 प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई करते हो, 2 अभाज्य संख्याओं की गुणा करते हो, तो उसकी गुणा कभी भी प्राइम नहीं होगी। आप चेक कर लो, आप जितने की भी गुणा करोगे आप सब देखोगे आपको कंपोजिट नंबर मिलेगा। यानी आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 प्राइम नंबर ऑलवेज बी कंपोजिट। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं ना कि 2 अभाज्य संख्याओं की गुणा हमेशा भाज्य होती है। याद रहेगा? तो मैं लिख दूं 2 अभाज्य संख्याओं की गुणा सदैव अभाज्य होगी। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 प्राइम नंबर ऑलवेज बी क्या, दैट इज कंपोजिट। ठीक है, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? वेरी नाइस। अब बात करते हैं डिवीजन की, कि डिवीजन में क्या होता है। अगर मैं डिवीजन की बात करता हूं तो डिवीजन में क्या कर सकते हैं हम, डिवीजन इज इक्वल टू व्हाट। डिवीजन में अगर हम बात करते हैं तो मैंने 2 प्राइम नंबर लिए, 3 में 2 का डिवाइड कर दिया, ये तो कुछ नहीं देता। आपने 7 में 5 का डिवाइड कर दिया, तब भी कुछ नहीं आता। तो 2 प्राइम नंबर का डिवीजन कोई प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। इज इट क्लियर? हाय संजू, तो बात समझ में आ गई? दिस वन इज क्लियर, दिस वन इज क्लियर। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, दैट इज दिस वन, कि 2 प्राइम नंबर का जोड़ हमेशा प्राइम नहीं होता, 2 प्राइम नंबर का सब्ट्रैक्शन कभी भी प्राइम नहीं होगा। ये प्राइम होगा भी और नहीं भी हो सकता है। और लेकिन ये फिक्स प्रॉपर्टी है कि जब 2 प्राइम नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको हमेशा एक कंपोजिट नंबर मिलेगा। इज इट क्लियर? तो ये प्रॉपर्टी भी क्लियर हुई। इसके बाद आता है एक और, जिसको आप बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। इसको भी समझ लो, ये क्या होती है सहभाज्य संख्या। इनमें भी बहुत कंफ्यूजन रहता है आप लोगों को, जिनको बोलते हैं आप को प्राइम नंबर्स। क्या बोला जाता है? को प्राइम नंबर्स इनको बोला जाता है। दीज आर दी को प्राइम नंबर्स। और ये को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं उसको समझते हैं। को प्राइम नंबर्स एक नंबर्स का ऐसा जोड़ा होता है जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, यानी इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। जैसे मैंने 3 8 लिखा है, तो 3 8 3 8, आप देख रहे हैं इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय 1 के। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जिन 2 नंबर का HCF 1 होगा वो हमेशा को प्राइम नंबर्स होंगे।
इसमें इवन ऑर्डर का कोई चक्कर नहीं है। जैसे मैंने लिखा 8 और 9, देखो दोनों क्या हैं, ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, दोनों इवन ऑर्डर में लिखा हुआ है और दोनों ही कंपोजिट नंबर हैं। लेकिन इनका क्या ये को प्राइम नंबर है? नहीं, क्योंकि 8 और 9 का HCF अगर मैं से निकालोगे इट ऑलवेज बी 1। तो इनको क्या बोलेंगे? ये भी को प्राइम नंबर्स हैं। मैंने लिखा 7 और 21, इसको देखते हैं तो यहां पर क्या देखते हैं, 7 और 21 दो नंबर थे, 7 और 21। अगर मैंने कहा HCF निकालता हूं इट ऑलवेज बी 7, तो ये को प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। प्रॉपर्टी समझ में आ गई को प्राइम नंबर्स की क्या होती है? तो को प्राइम नंबर की अगर हम बात करते हैं तो को प्राइम नंबर में उनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, यानी जो HCF होता है, वो हमेशा 1 होना चाहिए। आप ये भी कह सकते हैं कि दो को प्राइम नंबर्स यानी दो सह अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है। ये सही गलत में आपसे पूछा जा सकता है। इज इट क्लियर? तो ये बात भी समझ में आ गई को प्राइम नंबर के बारे में क्या है। दैट इज वेरी नाइस। तो अभी आपने 3 संख्याएं अच्छी तरह से पढ़ ली हैं। अब हम दूसरी संख्या की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट संख्या कौन सी जिसको आप पढ़ना चाहेंगे। दैट इज परिमेय संख्या। ये बड़ी खतरनाक चीज है भाई, इसको समझ लेना, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय में बहुत कंफ्यूज रहते हैं और आप हमेशा इनके जवाब गलती से गलत लगा देते हैं। तो आज हम इनका उपचार करेंगे। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को पढ़ने से पहले आपको पढ़ना होगा दशमलव के बारे में। इसके आधार पर आप नियुक्त करेंगे कौन सी संख्या रेशनल है और कौन सी इरेशनल। जब आप ये समझ जाएंगे आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी। तो दशमलव दो तरह का होता है, एक होता है शांत, एक होता है अशांत। शांत को बोलते हैं नॉन और अशांत को बोलते हैं रिक्यूरिंग। इसको आप टर्मिनेटिंग भी बोल देते हैं और इसको आप नॉन टर्मिनेटिंग भी बोल देते हैं। ओके, 7 बजे भी 7 बजे। ओके, बात समझ में आ गई। तो अशांत और शांत भी आपको समझ में आया। निदा आप जो कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही है कि सच 14 क्यों नहीं हुआ। देखो 7 और 21 का डिफरेंस 14 होता है, लेकिन 14 7 को डिवाइड नहीं करता, तो 14 नहीं होगा तो उसके फैक्टर होंगे 2 गुणा 7, इसलिए हमने 7 को चुना। इज इट क्लियर? चलिए, तो हमने देखा दशमलव का शांत अशांत, नॉन रिक्यूरिंग रिक्यूरिंग या टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो पहले शांत दशमलव के बारे में बात करते हैं। शांत दशमलव वो होता है जैसे आपने 2 में 5 का डिवाइड किया तो आपने देखा 0.4 आ गया, दैट इज दशमलव शांत है। आपने 8 में 5 का डिवाइड किया, आपने देखा 5 कम 5 बचा कितना, बचा 3 और 5 छंग 30, ये आ गया। तो दशमलव कहीं ना कहीं जाकर शांत हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। इट्स नोन एज शांत, नॉन रिक्यूरिंग, यानी यहां बार बार डिजिट को नहीं दिया जा रहा है। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनको आप अशांत बोल, अभी तो शांत की प्रॉपर्टी समझ में आई, हम बात करते हैं अशांत दशमलव की। अशांत दशमलव ऐसे होते हैं जिनको डिवाइड करने पर वो शांत नहीं होते, लगातार चलते रहते हैं। जैसे आपने 1 में 3 का डिवाइड किया तो क्या मिला, 0.333333 अप टू सो ऑन। आपने 20 में 3 का भाग कर दिया तो 3 छंग 18, 2 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 छंग 18, ये कटता चला गया। यानी ये शांत नहीं हो रहे हैं, ये लगातार आपके दशमलव क्या है, एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करते हुए जा रहे हैं। तो ये होते हैं अशांत। लेकिन इनमें भी 2 कैटेगरी हैं, एक तो फिक्स्ड पैटर्न वाली जो एक फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो करती है, एक आती है जो नॉन फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो करती है, जैसे पाई, जैसे √2, जैसे √3। ये शांत भी नहीं होते हैं और इनका अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो इनका दशमलव किसी पैटर्न को फॉलो भी नहीं करता है। तो इसी प्रॉपर्टी के आधार पर जो ये प्रॉपर्टी मैंने अलग लिखी है, ये सारी संख्याएं रेशनल इरेशनल नंबर और ये सारी संख्याएं रेशनल
इसीलिए क्यों? क्योंकि इन संख्याओं को हम भिन्नों में बदल सकते हैं, इन संख्याओं को भिन्नों में बदल सकते हैं, उनको नहीं बदल सकते। तो दैट इज द बेसिक टास्क बिहाइंड इट। कि जिन संख्याओं को पी अपन क्यू के फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं और वहां पर क्यू जीरो के बराबर ना हो तो उन संख्याओं को आप परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर कहते हैं। अब क्यू जीरो के बराबर क्यों नहीं होनी चाहिए? कि अगर आप 2/0 लिखते हैं इट गोज टू इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं होता। इसके साथ हम बात करते हैं जिन संख्याओं को पी अपॉन क्यू की अवस्था में ना लिख पाए। आपने कहा सर पाई को क्यों नहीं लिख सकते? पाई तो 22/7 होता है, आप सब जानते हैं कि सर पाई तो 22/7 होता है ना? तो पाई 22/7 तो होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन शायद आपको जान के आश्चर्य हो कि पाई की वैल्यू 22/7 के बराबर होती ही नहीं है। पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। पाई 22/7 के लगभग बराबर होता है। ये इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, करेक्ट वैल्यू नहीं है ये इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये इसका करेक्ट वैल्यू नहीं है। इज इट क्लियर? तो इस वजह से हम कई बार गलती कर देते हैं कि हमारे दिमाग में सवाल भी आते हैं कि सर एक बार बताओ जब हमारा पाई ये है तो ये संख्या हमारी क्यों नहीं होगी, है ना? तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स इन आवर माइंड जब हम बात करते हैं और हमें चीज़ों को समझना होता है। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ जिससे कि आपको शायद चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी और आप आसानी से चीज़ों को पढ़ पाएंगे। ठीक है ना? मैं अभी आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ और शायद आपको ये चीज़ समझ में आएगी, पक्का आएगी। देख लेते हैं क्या मैं समझाना चाहता हूँ आपको। इमेज ये रही आपके सामने। ओके ग्रेट। तो यहां पर पाई, ओके नॉट एट ऑल। अच्छा पाई का वैल्यू किस किस को पता, एग्जैक्ट वैल्यू किसी को पता है? पाई का एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है? किसी को भी पता हो तो मुझे बताए, नहीं तो फिर मैं बता देता हूं पाई का वैल्यू क्या होता है। तो पाई जो है वो एक्यूरेट वैल्यू जो आप सोचते हैं ना 22/7 वो नहीं होती है। वो क्या होती है मैं आपको दिखा देता हूं। लेट मी शो यू थ्रू विच यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ पाई। क्योंकि ये आपके सामने एक वैल्यू दिख रहा है, दैट इज पाई। तो पाई की वैल्यू किसी को समझ ना आई, कंप्यूटर भी थक गया। जो हमारा सुपर कंप्यूटर है उसने बोला मैं सबको सॉल्व करता हूं, तुम्हें भी सॉल्व कर दूंगा। पाई बोली करके दिखाओ। सुपर कंप्यूटर ने 10 ट्रिलियन टाइम तक एग्जीक्यूशन किया और देखा कि 3.1415965353589773 ये सारी वैल्यू आती चली गई और देखो कहां तक जा रही है, अनंत तक, और कोई भी फिक्स्ड पैटर्न फॉलो नहीं हुआ। इस वजह से हमने इस संख्या को क्या कहा? हमने कहा कि ये आपके सामने पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि वो किसी फिक्स पैटर्न को फॉलो नहीं करती है। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? हो तो मुझे बता दो जिससे कि मैं आपको आगे समझा पाऊं और चीजों के बारे में डिस्कस कर पाऊं। नाउ ओके ग्रेट। तो यहां पर आगे बढ़ते हैं। बस ओके वेट ए मिनट, वेट फॉर ए व्हाइल। बफरिंग तो नहीं होना चाहिए, सब कुछ ठीक है। बफरिंग कैसे हो रहा है भाई? बफरिंग ना, इट्स वर्किंग। ओके तो समझ में आ गया पाई का वैल्यू क्या था। दैट्स नाइस। ओके अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कंसेप्ट क्या था। अभी आपको समझ में आ गया है कि इसका कंसेप्ट क्या था, तो आपको समझ में आया परिमेय और अपरिमेय में अंतर क्या है। नाउ इट्स ओके। ओके ग्रेट। तो आपने देखा परिमेय और अपरिमेय में डिफरेंस आपको अच्छे से पता लग गया। अब बढ़ते हैं आगे और कुछ और आज नंबर सिस्टम फिनिश करेंगे और सभी नंबर सिस्टम को क्लीन करके आगे बढ़ेंगे। तो अब हम बात करते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। देखो अब इसको रियल नंबर बोलते हैं, दिस इज नॉट रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या है? वास्तविक संख्याएं। आपने जितनी भी संख्याएं पढ़ी वो सब रियल नंबर में आती हैं। वास्तविक संख्याओं में सभी परिमेय संख्याएं जैसे 5, भिन्नात्मक संख्याएं जैसे 4/3 और सभी अपरिमेय संख्याएं जैसे √2, पाई, ये सब शामिल हैं। तो अपरिमेय संख्याओं को शामिल करने से इनको संख्या रेखाओं पर हम आसानी से डिनोट कर सकते हैं। तो इन संख्याओं में कौन सी संख्या नहीं होती ये इशू है। इन संख्याओं में जो काल्पनिक संख्याएं वो नहीं होती। तो एट द एंड में आपको एक चार्ट बना के दिखाता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो अगर हम संख्याओं की बात करते हैं तो संख्याओं को 2 वर्गों में बांटा गया है। नंबर इज 1 दैट इज रियल नंबर्स, नंबर 2
इमेजिनरी नंबर, यानी इनको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, इनको बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, इन वास्तविक संख्याओं को फिर दो कैटेगरी में बांटा गया, दैट इज परिमेय और अपरिमेय, रेशनल और इरेशनल। अपरिमेय अपनी टाइप की होती है, ठीक है, और इन परिमेय संख्याओं में जितनी भी संख्याएं आपने पढ़ी, चाहे आपने सम संख्याएं पढ़ी, चाहे आपने प्राकृत संख्याएं पढ़ी, चाहे आपने पूर्ण संख्याएं पढ़ी, चाहे आपने पूर्णांक पढ़े, चाहे आपने सहभाज्य संख्याएं पढ़ी, चाहे आपने यौगिक संख्याएं पढ़ी, चाहे आपने प्राइम नंबर पढ़े, जितने भी पढ़े वो सब परिमेय संख्याओं में आते हैं। और जिन संख्याओं को आप P upon Q के फॉर्मेट में नहीं लिख पाते वो अपरिमेय आते हैं। तो ये काल्पनिक संख्या क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। काल्पनिक संख्या वो नंबर हैं जो काल्पनिक हैं, जो हमेशा हम कल्पना करते हैं। और ये हमेशा कब प्राप्त होता है, अगर आप किसी भी माइनस वैल्यू का वर्गमूल निकालते हैं। जैसे मैंने लिखा -1 का वर्गमूल, तो इट विल ऑलवेज बी आई स्क्वायर। इसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है और आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। इज इट क्लियर? आई इज इक्वल टू स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो आप इसको ऐसे निकालते हैं, तो आई स्क्वायर ऑलवेज बी -1। तो जब यानी आई इज इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो इसको कहते हैं हम काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब मुलाकात होगी आपसे कल शाम को क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और जरूर बताएं कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए गुड डे। नमस्कार।